Welcome to the testing world. Here we are going to start big data testing tutorials in Hindi. तो हम बिग डेटा टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे हिंदी लैंग्वेज में। पहले हमें समझना होगा कि बिग डेटा क्या है। बिग डेटा का मतलब है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। इसका मतलब हम जो डेटा यूज करने वाले हैं उसका साइज बहुत ज़्यादा है। अगर हम पे डेटा लिमिटेड साइज में है, हम अपने ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे कि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल, हम लोग इन डेटाबेस को यूज करके उसे हैंडल कर सकते हैं। जब हमारे पास डेटा का साइज बहुत ज़्यादा हो और वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो, जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो अगर हम पे डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में है तो हम उन ट्रेडिशनल डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं। बट बिग डेटा के केस में हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा और वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इट कुड बी इमेजेस, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो फ्लैट फाइल्स हो सकती हैं, वो नोटपैड फाइल्स हो सकती हैं, वो सिंपल टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। हम उसे ट्रेडिशनल डेटाबेस से हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिग डेटा में डेटा बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। डेली बेसिस हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा आने वाला है। जो डेटा है वो काफ़ी तेजी से हमारे पास आता है। हम उसे नॉर्मली ट्रेडिशनल डेटाबेस से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा बिग डेटा का मतलब बहुत सारा डेटा, और मैं कह सकता हूँ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है, बहुत तेज स्पीड से आता है। अभी मैं अगली साइड्स में इनके एग्जांपल्स कवर करूंगा। बिग डेटा का सबसे बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया। हम सब लोग सोशल मीडिया पे रोज नई नई इमेजेस, पोस्ट, वीडियोस अपलोड करते हैं। एंड हम लोग देखेंगे कि जो इमेज मैंने आज से 3 साल पहले अपलोड की थी वो आज भी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है। सोशल मीडिया ने मेरा सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। हम लोग फ्यूचर में जब भी चाहें उस डेटा को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसे कलेक्टिवली देखूं तो सोशल मीडिया पे मैं अकेला यूजर नहीं हूं। हमारे पास सोशल मीडिया पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। हर यूजर कुछ ना कुछ डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनके पास डेली एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा जा रहा है। एंड सोशल मीडिया इज स्टोरिंग दैट डेटा। सोशल मीडिया को वो डेटा स्टोर भी करना पड़ता है ताकि वो फ्यूचर में डिस्प्ले हो सके। बिग डेटा के अंदर केवल हम डेटा स्टोर नहीं करते, तो वी ऑल्सो प्रोसेस दैट डेटा। प्रोसेसिंग मीन्स सोशल मीडिया के पास जो भी डेटा जा रहा है, जिसमें कि आपके पोस्ट है, आपकी इमेजेस हैं, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स हैं, सोशल मीडिया को वो डेटा एनालाइज करना पड़ता है। और जब वो एनालाइज कर लेते हैं उसके बिहाफ पे बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। एंड आपने नोटिस किया होगा कि आपको नॉर्मली उसी तरीके की पोस्ट, उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं जिसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आप गूगल पे जाएं और कुछ भी सर्च करें। लाइक आप सर्च कर रहे हैं एयर कंडीशनर। आप एयर कंडीशनर सर्च करने के बाद फेसबुक पे जाएं और अपनी पोस्ट को देखें तो साइड में आप नोटिस करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट्स आपको आ रहे हैं वो एयर कंडीशनर से रिलेटेड हैं। रीजन इज दैट आप जो सर्चिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया, गूगल, ये उस डेटा को एनालाइज करते हैं। ये एनालिसिस बहुत तेजी से होने वाला है और उसके बिहाफ पर वो डिसीजन लेते हैं कि आपको किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने हैं। तो यहां पर बिग डेटा इन्वॉल्व है क्योंकि आप अकेले यूजर नहीं हो। मिलियंस, बिलियंस ऑफ यूजर गूगल सर्च कर रहे हैं और उनका जो सर्च डेटा है, उनका जो सर्च है, वो गूगल को, फेसबुक को रन टाइम पे बहुत तेजी से एनालाइज करना पड़ेगा
अकॉर्डिंगली वो बिजनेस डिसीजन लेते हैं और हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। इसके अपोजिट भी आप देख सकते हो, अगर वो उस डेटा को एनालाइज ना करें और आपको रैंडमली कोई भी एडवर्टाइजमेंट दिखा दें, तो उसके चांसेस बहुत कम है कि आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखोगे या उन पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया एयर कंडीशनर एंड मैं फेसबुक पे जाता हूं और मुझे एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं वो ट्रैवलिंग के, तो मैं ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं उन एडवर्टाइजमेंट्स पे क्लिक नहीं करूंगा। बट अगर मैंने एयर कंडीशनर सर्च मारा, देन मैं फेसबुक पे जाता हूं और वहां मुझे एसी के ऐड दिखते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि मैं उन पे क्लिक करूं। तो वो बिजनेस डिसीजन डेटा एनालिसिस के बाद आता है। वो डेटा बहुत बल्क में है, वी कैन कॉल इट बिग डेटा। बिग डेटा के अंदर डेटा स्टोरेज प्लस डेटा प्रोसेसिंग होती है। यहां पर अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जनरेट मोस्ट अमाउंट ऑफ सोशल डेटा। फेसबुक पे लगभग 4 मिलियन पोस्ट एवरी मिनट आती हैं, जिनका साइज जो एग्जैक्ट नंबर है दिस, एंड अगर मैं उसे आवर्स में कन्वर्ट करूं तो इट्स 250 मिलियंस। तो ये जो पोस्ट है ये एक बहुत बड़ा डेटा, हम कह सकते हैं एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट करने वाले हैं। सेम विद इंस्टाग्राम, जिसपे कि 300 मिलियन मंथली यूजर्स इन 2015, एंड उस पे अगर हम देखें तो 1736111 लाइक्स ऑन ए फोटो ईच मिनट ऑफ द डे, अमाउंटिंग ओवर 100 मिलियन लाइक्स पर आवर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेटा है। बिग डेटा के एग्जांपल हम ई कॉमर्स में भी देख सकते हैं। हम लोग जब किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं, इट कुड बी amazon.com, फ्लिपकार्ट और snapdeal.com, हम लोग कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, वी आर गेटिंग सम सर्च रिजल्ट। उस सर्च रिजल्ट के बिहाफ पे शायद मैं उसे ऐड टू कार्ट करूंगा, मे बी मैं उसे परचेज भी कर लूं। बट बहुत सारे यूजर हैं जो केवल सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे यूजर केवल प्रोडक्ट को देखते हैं, सर्चिंग के बाद प्रोडक्ट को देखते भी हैं, कुछ यूजर उन्हें ऐड टू कार्ट करते हैं और कुछ उन्हें परचेज भी कर लेते हैं। एंड अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो मिलियंस ऑफ यूजर, बिलियंस ऑफ सर्चेज, एंड अगर मैं ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो बहुत सारा डेटा पर डे जनरेट होने वाला है। ई कॉमर्स कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि उस डेटा को स्टोर करके रखे और प्रोसेस करे। उसके बिहाफ पर व्हेनेवर आप लोग नेक्स्ट टाइम उस साइट पर जाओगे, दे आर गोइंग टू रिजल्ट लाइक लास्ट टाइम यू हैव सर्च दिस, अगर आप चाहो तो ये आइटम्स पर डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन परचेज इट। तो वो बेटर डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उनके पास वो डेटा होगा, उन्होंने वो डेटा प्रोसेस किया होगा और उसके बिहाफ पर ही वो अपने बिजनेस डिसीजन ले पाएंगे। अगर उनके पास वो डेटा नहीं है एंड दे आर शोइंग यू रैंडम एड्स, तो चांसेस कम है कि आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदो। लेकिन अगर उनके पास वो डिसीजन है तो वो आपको दिखा सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम ये सर्च किया था, उस पे हम अब इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज आपके फ्रेंड सर्च को भी बताते हैं, आपके फ्रेंड ने ये सर्च किया, आपके फ्रेंड ने ये परचेज किया। ये केवल डेटा एनालिसिस के बिहाफ पे होता है, वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फ्रेंड ने उस चीज को परचेज किया है, आप भी खरीद सकते हैं और वी आर गिविंग दैट मच ऑफ डिस्काउंट। तो ये सारे डिसीजन केवल डेटा स्टोर एंड प्रोसेसिंग के बाद हो सकते हैं, और ये प्रोसेसिंग बहुत तेजी से होनी है, प्लस ये डेटा बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है, तो ट्रेडिशनल डेटाबेस इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। बिग डेटा बहुत सारी और भी जगह यूज हो सकता है, और मैं कह सकता हूं हो सकता है या हो रहा है, जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर आप बैंक के केस में देखो, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस एवरी डे। बैंक को वो ट्रांजैक्शंस एनालाइज करना पड़ेगा और उनके बिहाफ पर आपको ऑफर्स, आप अपने बिजनेस डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको ऑफर देने होंगे। सेम विद टैक्स ट्रांजैक्शंस, सेम विद स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूंगा। लेटेस्ट आपने देखा होगा कि क्रिकेट में वो आपको दिखाते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में किस बैट्समैन ने ज़्यादा हुक शॉट खेले या ज़्यादा ड्राइव्स खेले।
तो अगर आप इस चीज को देखो तो लास्ट 2 years से दे आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी शॉट ऑफ ईच एंड एवरी बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसके बिहाफ पे वो एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट देते हैं कि किस बैट्समैन ने क्या शॉट्स खेले या किस बैट्समैन ने कौन से शॉट्स ज्यादा खेले। उस एनालिसिस के बिहाफ पे बॉलर्स, दूसरे टीम का कैप्टन अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर बैट्समैन के लिए। तो अगर आप देखो तो बिग डेटा इज कंप्लीटली इन्वॉल्व, क्योंकि हर एक बॉल पर कम से कम 100 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस दे आर डूइंग। दे आर चेकिंग बॉल वो कैसी थी, किस जगह पिच हुई थी, कैसा शॉट लगा था, बॉलिंग की स्पीड क्या थी। बहुत सारा डेटा है जो हर बॉल पे कैप्चर किया जा रहा है। उस स्टोर डेटा पर बहुत सारी एनालिसिस कर रहे हैं और ये एनालिसिस रन टाइम पे प्लस बहुत तेजी से होनी है। तो अगेन बिग डेटा कुड बी इन्वॉल्व इन दिस। तो इस सेशन में हमने देखा बिग डेटा क्या है और बिग डेटा कहां और किस तरीके से यूज हो रहा है या हो सकता है। कवर करेंगे डिफरेंट डेटा फॉर्मेट एंड क्यों हम ट्रेडिशनल डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते इन बिग डेटा। डिफरेंट टाइप का डेटा जो हम बिग डेटा में यूज करेंगे उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हम अगली स्लाइड्स में इन तीनों डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा वो डेटा होता है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होता है और हम उसे इजीली किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम इस स्लाइड में देखेंगे, यहां हमारे पास बहुत सारा डेटा है, पर्सन से रिलेटेड, उसकी पर्सनल डिटेल से रिलेटेड, उसके हैबिट से रिलेटेड। सो बहुत सारा डेटा हमारे पास है और हम इजीली उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं इन डिफरेंट डेटाबेस टेबल्स। सो ऐसा डेटा जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और वो इजीली रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर हो सकता है, उस डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ऐसा डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं है, हम इस डेटा को डायरेक्टली किसी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं कर पाएंगे, बट ये डेटा एक ऐसी फॉर्मेट में होता है, चेंजेस करके उस फॉर्मेट में ला सकते हैं जहां पर हम उसे डेटाबेस में स्टोर कर पाएं, और मैं कह सकता हूं रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर पाएं। तो ऐसा डेटा जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस करने के बाद वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ सकता है, दैट काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में कुछ टैग्स होते हैं, कुछ मार्कर्स होते हैं, हायरार्कीज होती हैं, जिसके बिहाफ पे हम उस डेटा को पहचान सकते हैं और उसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में ला सकते हैं। एग्जाम्पल है XML फाइल्स, JSON फाइल्स, EDI फाइल्स। सो अगर मैं इस इमेज को देखूं तो यहां पर मेरे पास एक JSON फाइल है। इस JSON फाइल में अगर आप देखो तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की डिटेल्स हैं। हर डिटेल में मुझे पता है कि मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड ईमेल आईडी है। मैं इस JSON फाइल को थोड़ा बहुत प्रोसेस करके रिलेशनल डेटाबेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, देन उसके बाद हम उसे स्टोर कर पाएंगे रिलेशनल डेटाबेस में। तो ऐसा डेटा जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद हम उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ला पाएंगे, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा जो किसी फॉर्मेट में नहीं है, उसका कोई प्री डिफाइंड डेटा मॉडल या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही हम उसे किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मींस हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, हमारे पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, हमारे पास ऑफिस डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, हमारे पास वीडियो फाइल हो सकती है, हमारे पास चैट फाइल्स हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकती हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो ऐसा डेटा जिसका कोई भी प्री डिफाइंड डेटा मॉडल नहीं है, और हम कह सकते हैं जिसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, हम उस डेटा को
कुछ भी करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं ला पाएंगे और ऐसा डेटा हम डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर नहीं कर पाएंगे। बिग डेटा में काम करते हुए हमें 80% केसेस में ऐसा ही डेटा मिलने वाला है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होगा। बाकी 20% हमें डेटा स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलेगा। यहां हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा जो हमारे पास होने वाला है वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। ऐसे डेटा को नॉर्मली रिलेशनल डेटाबेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि बिग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। अगली स्लाइड में हमें देखना है व्हाई वी कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल आरडीएमएस इन बिग डेटा। ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस मींस जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस हैं, जैसे कि ओरेकल, माईसीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। तो क्यों हम उन डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते? तो पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है, हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। ट्रेडिशनल डेटाबेस मेनली सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा को, जहां हम डेटा रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में स्टोर कर पाए। अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हम डायरेक्टली इन डेटाबेस में स्टोर नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण है, बिग डेटा के केस में हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, हाई वॉल्यूम डेटा होगा। हमें उस हाई वॉल्यूम डेटा पे बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी है, और अगर इस प्रोसेसिंग को फास्ट बनाना है तो हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी होगी। पैरेलल प्रोसेसिंग हम बिग डेटा में करने वाले हैं। ट्रेडिशनल डेटाबेस डायरेक्टली पैरेलल प्रोसेसिंग सपोर्ट नहीं करते, बट हम पैरेलल प्रोसेसिंग उन डेटाबेसेस में कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तीसरा रीजन, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हमारे पास जो डेटा है उसका साइज बहुत ज्यादा होगा। नॉर्मली जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटाबेस हैं, ओरेकल, माईसीक्वल, एमएस सीक्वल सर्वर, ये स्पेसिफाइड लिमिट तक के डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, वेलोसिटी ऑफ इनपुट डेटा। हमारे पास जो डेटा आने वाला है वो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होने वाला है। हमारे पास बहुत तेजी से डेटा आएगा। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अगर हमारे पास डेटा तेजी से आ रहा है, हमारे लिए ट्रेडिशनल डेटाबेस काम नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 मेन रीजंस हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल आरडीएमएस को बिग डेटा में यूज नहीं करेंगे। इस सेशन में हम लोग देखेंगे टेस्टिंग स्कोप एंड एरियाज इन बिग डेटा टेस्टिंग। बिग डेटा के अंदर काम करते हुए कहां कहां हम लोग टेस्टिंग करेंगे, कौन कौन सी टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको ये इमेज एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं हमारा टेस्टिंग स्कोप कहां कहां पर होगा। सबसे पहले हमारे पास बहुत सारा इनपुट डेटा आएगा, वो किसी भी सोर्स से आ सकता है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस डेटा हो सकता है, ये लॉग्स हो सकते हैं, ये मीडिया फाइल्स हो सकती हैं, ये सोशल मीडिया का डेटा हो सकता है। तो बहुत सारा डेटा आएगा जिस पे हमारी बिग डेटा एप्लीकेशन काम करेगी। क्योंकि ये डेटा बहुत ह्यूज वॉल्यूम में है, तो सबसे पहले उस डेटा को हमें हडूप के अंदर लेके आना होगा। जब ये डेटा हडूप के अंदर आ जाएगा, यहां हमें उस डेटा को वैलिडेट करना है कि ये डेटा प्रॉपर्ली हडूप के अंदर आया या नहीं। साथ में हम उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे, कंप्लीटनेस चेक करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें यहां चेक करनी है। इस हडूप पे काम करने के लिए हमें हडूप की कमांड्स का आइडिया होना चाहिए। उसके लिए हमें पहले यूनिक्स, शेल स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। हडूप की कमांड्स यूनिक्स और शेल जैसी होती हैं, तो हमें पहले यूनिक्स और शेल स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, फिर हडूप्स की कमांड हम लोग देखेंगे। साथ में डेटा वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि हमारा डेटा रिलेशनल डेटाबेस से भी आ सकता है, तो हमें एसक्यूएल भी सीखनी पड़ेगी ताकि हम उस डेटा को वैलिडेट कर पाएं। इस डेटा के ऊपर हमारी बिग डेटा एप्लीकेशंस काम करेंगी। मैं कह सकता हूं एप्लीकेशन इस डेटा को प्रोसेस करेंगी। जब ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा, इस डेटा को प्रोसेस मेरी बिग डेटा एप्लीकेशन ने किया है, बट मुझे भी ये चीज वैलिडेट करनी है कि ये डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ।
एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स हुआ या नहीं हुआ। हमें भी वो प्रोसेसिंग अपने टेस्ट डेटा पे करनी होगी। उस टेस्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग हाइव, जो कि एक एसक्यूएल की तरह लैंग्वेज है, पिग स्क्रिप्टिंग, पाइथन एंड जावा यूज करने वाले हैं। यहां पर हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसे हम बिग डेटा एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जो बल्क डेटा पे काम करेगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें हमारे डेटा में से वो सारी लाइंस हमें हटानी है जिसके अंदर इनएक्टिव वर्ड यूज हो। बिग डेटा डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई जो उस सोर्स डेटा पे काम कर रही है और सारी इनएक्टिव लाइंस हटा रही है। यहां पर मैं इनएक्टिव केवल एग्जांपल ले रहा हूं, बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट डेटा प्रिपेयर करते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो हडूप के अंदर मेरा बल्क ऑफ डेटा होगा जो बहुत बड़ा डेटा होगा। टेस्टिंग में हम कंप्लीट डेटा यूज नहीं करते, इस डेटा में से हम अपना टेस्ट डेटा प्रिपेयर करेंगे। उस टेस्ट डेटा पे हम डेवलपर की एप्लीकेशन को चलाएंगे और हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। मुझे कैसे पता लगेगा ये फाइनल रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है? तो हम उसी टेस्ट डेटा पे अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। मेरी स्क्रिप्ट हाइव में भी हो सकती है, पिग हो सकती है, पाइथन, ये जावा। बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वो स्क्रिप्टिंग करेंगे और अपने टेस्ट डेटा पे चलाएंगे और फाइनली हमारे पास भी कुछ रिजल्ट जनरेट होंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि डेवलपर की स्क्रिप्ट चलने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए, हमारी स्क्रिप्ट जो टेस्टिंग टीम ने बनाई है उनकी स्क्रिप्ट चलने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आए। वी नीड टू वैलिडेट जो डेटा आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो मैं यहां पर इसे ऐसे समराइज कर सकता हूं कि जो भी प्रोसेसिंग यहां पर एप्लीकेशन, हमारी बिग डेटा एप्लीकेशन ने की होगी, हमें वो प्रोसेसिंग को वैलिडेट करना है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। उसके लिए हम लोग हाइव, पिग, पाइथन, जावा यूज करेंगे। प्रोसेसिंग के बाद हम लोग वो फाइनल डेटा सेट में डालेंगे। इस फाइनल डेटा सेट में अगेन हमें वो डेटा वैलिडेट करना है कि हमारा जो फाइनल डेटा सेट है वो सेम है या नहीं है जो कि प्रोसेसिंग के बाद आया था। अगेन उसके लिए हम लोग यहां पर हाइव, एसक्यूएल, पाइथन यूज कर सकते हैं। फाइनली जो फाइनल डेटा आया है उसका हमें विजुअलाइजेशन करना है ताकि उस पर बिजनेस डिसीजन लिए जा सकें। उस विजुअलाइजेशन करने के लिए पाइथन, यूनिक्स एंड एसक्यूएल यूज करनी होगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि आर लैंग्वेज, वो भी हम यूज कर सकते हैं इस विजुअलाइजेशन के लिए। अगर हम इस पूरी प्रोसेसिंग को समझें तो डेटा प्रोसेस होने से पहले हमें वैलिडेट करना है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमें वैलिडेट करना है, डेटा हाउस में जाएगा वहां वैलिडेशन करने हैं, और जो विजुअलाइजेशन होने वाली है वहां हमें डेटा प्लस डेटा वैलिडेट करना है प्लस उसकी करेक्टनेस को भी चेक करना है। इसके लिए हम लोगों को यूनिक्स, शेल, एसक्यूएल पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं बिग डेटा टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मेनली हम लोग हाइव, पिग एंड हडूप पे काम करेंगे। हडूप के अंदर हमारा हडूप का एक फाइल सिस्टम होता है, उसे हमें देखना होगा। इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि कैसेंड्रा, नोस्क्यूएल, स्कूप। तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे भी काम करना होगा। अगर हम डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए पाइथन और आर लैंग्वेज काम करेंगी। फाइनल डेटा जो हमारा डेटा वेयर हाउस में है, हमारे पास उसे आगे पास ऑन करने के लिए वेब सर्विसेज भी हो सकती हैं। उन सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए हमें वेब सर्विस टेस्टिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन सी टाइप की टेस्टिंग हमें नॉर्मली करनी होती है। तो हमारे पास जो टेस्टिंग होगी वो फंक्शनल टेस्टिंग, जो हम डेवलपर की बिग डेटा एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज चेक करेंगे। डेटाबेस टेस्टिंग, यहां आपने देखा बहुत सारे केसेस में हम डेटा वैलिडेट कर रहे हैं, डेटा है या नहीं है, डेटा की करेक्टनेस वैलिडेट करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो हमारा डेटा प्रोसेस हुआ है उसमें कितना टाइम एंड रिसोर्स लगा है, यह भी हमें टेस्ट करना होता है। दैट विल बी द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओवरऑल अगर मैं टेस्टिंग एक्टिविटीज को डिवाइड करूं, हमारे पास नॉर्मली बैच टेस्टिंग एंड रियल टाइम टेस्टिंग होगी।
बैच टेस्टिंग का मतलब है जब हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी जो टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैच टेस्टिंग। तो अगर मैं इस इमेज में देखूं तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक हमारे पास जितनी भी टेस्टिंग हमने की है वो बैच ऑफ डेटा पे होंगी। तो हम ये जो टेस्टिंग है वी कॉल बैच टेस्टिंग। ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे होगी, वी कॉल दिस बैच टेस्टिंग। इस पॉइंट पे हमारा जो फाइनल डेटा सेट बन जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, उस डेटा को हमें क्लाइंट को पास ऑन करना है। वो क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, वो एक वेबसाइट हो सकती है, वो सिंपल एक रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है। इस डेटा को पास करने के लिए नॉर्मली वेब सर्विस और मैं कह सकता हूं रेस्ट एपीआई यूज होती हैं। जो ये वेब सर्विस और रेस्ट एपीआई टेस्टिंग को नॉर्मली हम लोग कवर करते हैं रियल टाइम टेस्टिंग में। तो हम लोगों को बैच टेस्टिंग करनी होगी, साथ में रियल टाइम टेस्टिंग। रियल टाइम टेस्टिंग में नॉर्मली हमारी रेस्ट एपीआई टेस्टिंग आती हैं। बैच टेस्टिंग का मतलब जहां हम हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा पे काम करेंगे। इस सेशन में हमें देखना है कॉमन टर्मिनोलॉजी इन बिग डेटा। बिग डेटा को समझते हुए और काम करते हुए कुछ वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हैं। उन्हीं कुछ कॉमन वर्ड्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वर्ड कमोडिटी सर्वर्स। बिग डेटा में काम करते हुए या पढ़ते हुए हमें बहुत सारे जगह पर कमोडिटी सर्वर्स का नाम आएगा। कमोडिटी सर्वर्स का मतलब होता है चीप इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर। सस्ते हार्डवेयर्स बिग डेटा के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज करने वाले हैं। ऐसे मशीन्स को और हार्डवेयर्स को वी कॉल इट कमोडिटी सर्वर्स। बिग डेटा के अंदर हम पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे। वो पैरेलल प्रोसेसिंग सस्ते हार्डवेयर्स पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये फॉल्ट टॉलरेंट होता है। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब अगर कोई हार्डवेयर एग्जीक्यूशन टाइम में फेल हो जाता है, बिग डेटा के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग करते हुए हम लोग हडूप यूज करेंगे और हडूप इस कमोडिटी सर्वर्स को यूज करने वाला है। अगर कोई कमोडिटी सर्वर एग्जीक्यूशन टाइम पे फेल हो जाता है तो हडूप उसे ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। हडूप उस टास्क को, उस जॉब को किसी दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर कर सकता है। तो इसी वजह से अगर कोई फेलियर होगा भी तो हमें उसका इंपैक्ट नहीं होने वाला। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग सस्ते हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं बिग डेटा के अंदर। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट इज नोड। नोड्स हम उन मशीन्स या कमोडिटी सर्वर को बोलते हैं जहां पर हम डेटा स्टोर करने वाले हैं या प्रोसेस करने वाले हैं। बिग डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग हडूप यूज करने वाले हैं। हडूप बहुत सारे नोड्स के साथ काम करता है। नोड्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से, बट नोड का मतलब होता है हर एक मशीन, हर एक हार्डवेयर और मशीन। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 नोड हैं। वी कॉल इट डेटा नोड। डेटा नोड मतलब जहां पर हमारा डेटा स्टोर होगा और प्रोसेस होगा। नेम नोड मतलब वो मशीन जो उन डेटा नोड्स को हैंडल करेगी। तो जितनी भी मशीन्स, कमोडिटी सर्वर्स और हार्डवेयर्स जो हमारा डेटा स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा या उन्हें हैंडल करेगा, वी कॉल इट नोड। नेक्स्ट इज क्लस्टर। हडूप पे काम करते हुए हमारे पास बहुत सारे नोड होंगे। उन नोड पे डेटा प्रोसेसिंग होगी, स्टोरेज होगी। कुछ नोड ऐसे होंगे जो उन डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज को कंट्रोल करेंगे। तो इन सभी को कलेक्टिवली वी कॉल क्लस्टर। वी हैव डिजाइन्ड ए क्लस्टर। तो अगर हम यहां इस इमेज में देखें तो हमारे पास 4 नोड हैं। मैं इन्हें समझ सकता हूं ये डेटा एंड प्रोसेसिंग नोड हैं, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग नोड हैं। बीच में एक नोड है जो इन्हें कंट्रोल करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को वी कॉल इट क्लस्टर। इस सेशन में हम लोग देखेंगे हडूप इंट्रोडक्शन। यहां हमें समझना है हडूप क्या होता है। पिछले सेशंस में हमने देखा कि बिग डेटा में हमारे पास हाई वॉल्यूम में डेटा आएगा, हमें वो डेटा प्रोसेस करना है। तो यहां पर हमने देखा बिग डेटा में हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है और उसे फास्ट स्पीड से प्रोसेस भी करना है।
Hadoop एक ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है। Hadoop हमें एनवायरनमेंट देता है जहां पर हम अपने डेटा को मल्टीपल मशीन्स पर स्टोर कर सकते हैं। वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो प्रीवियस सेशंस में हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे नोड्स होंगे। कलेक्टिवली उन नोड्स को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो हमारे पास क्लस्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे नोड्स हैं। Hadoop उन नोड्स पर हमारा डेटा स्टोर करेगा। साथ में Hadoop के थ्रू हम उस डेटा को पैरेलल प्रोसेस भी कर सकते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस मेरे पास 10 नोड्स हैं, उन पे कुछ ना कुछ डेटा है और हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है। तो हमें वो सारा डेटा किसी एक मशीन पे लाने की जरूरत नहीं है। हम उन 10 मशीन्स पर पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे। फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसे हम एक पर्टिकुलर मशीन पे स्टोर कर लेंगे। तो हम जो प्रोसेसिंग होने वाली है वो 10 मशीन्स पर पैरेलल में होगी। तो अल्टीमेटली वो प्रोसेसिंग फास्ट होगी। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो Hadoop एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो पैरेलल स्टोरेज प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है इन केस ऑफ लार्ज डेटा सेट। Hadoop developed under the Apache license. Next is advantage of Hadoop. अब मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा जिसके थ्रू हमें पता लगेगा Hadoop is the best solution for parallel storage and processing. First is flexible. Hadoop डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ काम कर सकता है। हमने प्रीवियस सेशन में देखा बिग डेटा में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। Hadoop किसी भी टाइप के डेटा के साथ प्रोसेसिंग कर पाएगा और मैं कह सकता हूं पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट फास्टर प्रोसेसिंग। Hadoop फ्लेक्सिबल है जो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। सेकेंड इज रिलायबल। Hadoop ऑटोमेटिक हैंडलिंग करता है फॉल्ट टॉलरेंस की। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है मेरे पास 10 नोड्स हैं जहां पर मेरा डेटा स्टोर है। अब मैं कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट करता हूं जो पैरेलल में उन नोड्स पर होगी। अगर कोई पर्टिकुलर नोड प्रोसेसिंग के टाइम पर फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो Hadoop ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। Hadoop उस पर्टिकुलर नोड का टास्क किसी दूसरे नोड पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हमारे एग्जीक्यूशन में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये रिलायबल है, हम इस पर रिलाय कर सकते हैं फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कमोडिटी सर्वर्स। कमोडिटी सर्वर्स का मतलब होता है वो मशीन्स जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। Hadoop की एडवांटेज ये है कि इसे बहुत हैवी मशीन्स नहीं चाहिए। जो हम नोड बनाने वाले हैं वो एक सिंपल मशीन विद 8 GB 12 GB 16 GB रैम की हो सकती है। हमें हाई रिसोर्स सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो Hadoop इकोनॉमिकल मशीन्स पर काम कर सकता है। तो हम जो Hadoop का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो बहुत ही इकोनॉमिक होगा। स्केलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट Hadoop की एडवांटेज है कि ये स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब अभी मैं एक क्लस्टर तैयार करता हूं जिसमें मेरे 10 नोड्स हैं और जो भी मेरी पैरेलल प्रोसेसिंग है मैं उस पर करना स्टार्ट कर देता हूं। हम लेटर ऑन हम लोगों पे 2 और नोड अवेलेबल हैं, तो हम लोग Hadoop के अंदर वो नोड इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होगी। हम इजीली कोई भी नए नोड्स Hadoop एनवायरनमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये इजीली स्केलेबल है, हम उसे किसी भी लेवल तक एनवायरनमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा Hadoop क्या है एंड Hadoop की एडवांटेजेस क्या हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा हम कैसे एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं फॉर बिग डेटा डेवलपमेंट और टेस्टिंग। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल, hope you enjoy this video. If you have any questions regarding this video, please ask in the comment section. And also, please like and subscribe for more software testing courses. Also, we are offering a wonderful package of software testing online video courses in $200.
Find us on Facebook for more offers and updates. Here is the URL: facebook.com testing word India.